नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले झारखंड की करेंगे बात, जहां के धनबाद से एक बड़ी खबर है। यहां पर जोड़ा फाटक आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगने की वजह से बहुत बड़ा हादसा पेश आया और इस हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और फंसने वालों में बच्चे, महिला, बुजुर्ग भी बताए जाते हैं। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई थी। आग को बुझा लिया गया है और लोगों को अब वहां से रेस्क्यू किया जा रहा, निकाला जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं झारखंड के धनबाद से। मैं गई हां तो हुणे तो भाभी जी मैं गई। और भोपाल से बड़ी खबर बता दें, व्यापम घोटाले में सजा का ऐलान कर दिया गया। सजा सुना दी गई। बैतूल के पूर्व बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले को यह सजा सुनाई गई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 7 साल की सजा है और इसके अलावा 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पीएमटी 2019 की परीक्षा का यह पूरा मामला है। सॉल्वर को बैठाकर यह परीक्षा पास की गई थी। रीवा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री भी ले ली थी। एसटीएफ ने पूरे मामले में जांच की थी। और इधर सतना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर गेहूं भंडारण केंद्र पर मिलावट पर 5 विभागों की टीम ने भंडारण केंद्र पहुंचकर जांच की और कर्मचारियों के बयान लिए। बता दें कि न्यूज 18 ने भंडारण केंद्र में सरकारी गेहूं में धूल और रेत मिलाए जाने की खबर दिखाई थी। इसके बाद कलेक्टर ने 5 विभागों की संयुक्त टीम बनाई। टीम भंडारण केंद्र गई और वीडियो वायरल करने वाले कर्मचारी से भी बात की। 30 कुंटल 40 कुंटल मिट्टी पर डे डाली जाती है। पर डे? जी, पर डे, हर एक बैग में। तुम क्या थे यहाँ पे स्टाफ? मैं स्टाफ में था सर, कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन लास्ट में जो सही हो सर मैं गौर नहीं किया था ना सर। 2 बार 3 बार अधिकारी से बोला, मैं कंपनी के ऊपर अधिकारी से बात की, वो बोले 10 दिन का टाइम दो, मैं एक्शन लूंगा। अब वो 10 दिन बाद फिर कोई रिस्पॉन्स। अब इसमें तो प्रथम दृष्टया ये वीडियो वायरल होने के बाद ही ऐसा पता लगा है कि इसमें कोई मिलावट हुई है। बाकी जो नमूने और लिए जाते हैं एफसीआई द्वारा, उसमें कभी भी वो अमानक नहीं देखा गया पाया। वीडियो जो जिसने वायरल किया था आयुष पांडे, उसके कथन लिए गए और जो ज्योति प्रबंधक है, जो साइलो का है जो प्रबंधक है, इसके भी कथन लिए गए। ठीक, उन्होंने स्वीकार किया गया, इसने आयुष पांडे ने स्वीकार किया कि ये वीडियो मेरे द्वारा वायरल किया गया था। और ये ज्योति प्रबंधक है जो साइलो का, इसने भी बताया कि ये वीडियो हमारे यहाँ का है। तो वो इससे स्पष्ट है कि उसमें मिट्टी मिलाने का काम किया जा रहा था। फिर भी हम लोगों ने प्रारंभिक रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को संयुक्त रिपोर्ट दे। मंडला जिले के सैकड़ों गांवों में जनवरी महीने से ही पानी की विकट समस्या है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर सैकड़ों ग्रामीण खाली बर्तन लेकर योजना भवन गए और पानी दो नहीं, नल नहीं तो जिंदगी नहीं के नारे लगाकर अधिकारियों को जगाने की कोशिश की। यह मामला घुघरी विकासखंड की ग्राम पंचायत नहरबेली का है। ग्रामीण कह रहे हैं कि पिछले 8-9 सालों से पीएचई विभाग पंचायत क्षेत्र में नल जल योजना के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी तक केवल पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो पाया, जिससे सिर्फ एक टोले में ही पानी की सप्लाई हो रही है। उन्होंने बताया कि पूरे पंचायत क्षेत्र में पेयजल का अभाव है। उन्होंने अपर कलेक्टर से नहरबेली गांव की नल जल योजना को प्रारंभ किए जाने की मांग की। आते जाओ। इधर भिंड में मेगावा थाना पुलिस ने गांजे की खेप के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। गिरफ्तारी सोनी रेलवे स्टेशन से की गई। पकड़े गए तस्कर से मेगांव थाना पुलिस ने 17 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत 3 लाख से अधिक बताई गई है। मंडला जिले की मोगवा थाना पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। करीब 50 किलो 500 ग्राम गांजा पकड़ा है। अनुमानित कीमत 5,05,000 रुपए बताई गई है। 3 अंतर्राज्यीय तस्कर भी पकड़े गए। इंदौर में भी क्राइम ब्रांच और सिटी पुलिस ने मिलकर अवैध नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और ई सिगरेट बेचने वाले कई व्यापारियों पर लाखों रुपए की सिगरेट बेचते हुए उन्हें पकड़ा है और उसे जब्त किया है।
4 आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। इसके अलावा एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इससे 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। यह रतलाम से ब्राउन शुगर लेकर आया था, ऐसी जानकारी सामने आई है। बढ़ते आगे, डिंडौरी में शोभापुर गांव में नर्मदा नदी पर प्रस्तावित अपर नर्मदा बांध परियोजना के खिलाफ कई गांव के ग्रामीण लामबंद हैं। बांध से प्रभावित होने वाले अनूपपुर और डिंडौरी जिले के कई गांवों के ग्रामीण विरोध जताने के लिए जिला मुख्यालय आया और बांध निर्माण का पुरजोर विरोध किया। बाद में सभी ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बांध को निरस्त करने की मांग की। उनकी भारी भीड़ को देखते हुए कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उसको हमने लिख के निरस्तीकरण के लिए भेज दिया है। क्या वो आदेश आपके पास आ गए हैं? बढ़ते आगे, उज्जैन से चोरी का बड़ा मामला आया। यहां पर कूड़ा चुनने वाली 2 महिलाओं ने ज्योतिष पंडित आनंद शंकर व्यास के बेटे के घर से 40 किलो पीतल के बर्तनों की चोरी की। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नागझिरी थाना पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देकर शिकायत की गई। एएसपी कह रहे हैं कि जांच की जा रही है और महिलाओं को तलाशा जा रहा है। ये संज्ञान में आया है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, जिसमें और सीसीटीवी फुटेज हमको पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें एक महिला जो है कुछ सामान लेके जाती हुई दिख रही है। इस पे एक थाने पर एक आवेदन प्राप्त हुआ है नागगिरी थाने से, तो उसके आवेदन की जांच चल रही है और इस पे जो जांच के बाद जो कार्रवाई है उचित कार्रवाई होगी। अगर एफआईआर बनता है तो उस पर एफआईआर भी कायम की जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रशासनपुर की बात करते हैं, जहां पर अवैध रेत के परिवहन पर प्रशासन ने छापा मारा, कार्रवाई की और 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। खनिज विभाग ने कार्रवाई एसडीएम विनय द्विवेदी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ की है। प्रशासन को खबर मिली थी कि अवैध रेत से भरी ट्रॉली ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया, सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। बढ़ते आगे, देवास में हुई जनसुनवाई में एक बार फिर पीड़ित युवक अरुण सोनी पहुंचा और एसडीएम महेंद्र कवचे को कंपनी से पेमेंट न मिलने के सबूत दिखाए। पीड़ित युवक अरुण सोनी पिछली जनसुनवाई में कलेक्टर और मीडिया के सामने उसने जहर खाया था। अरुण सोनी ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो कोई बड़ा कदम उठा सकता है। आपको बता दें कि निजी कंपनी इप्का लैबोरेटरीज में काम करते समय बॉयलर की राख पर पैर रखने से अरुण सोनी का पैर जल गया था, जिसके बाद से कंपनी ने नाम मात्र की आर्थिक मदद उसे की थी। मुरैना स्टेशन पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मिलकर राजस्थान के 3 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। ग्वालियर से दिल्ली जाने वाली दादर अमृतसर ट्रेन में मुरैना के किसी युवक से पुलिसकर्मियों की कहासुनी हुई। इसके बाद युवक ने अपने साथियों को मुरैना स्टेशन पर फोन कर बुला लिया और जब ट्रेन मुरैना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी तो सभी लोगों ने तीनों पुलिसकर्मियों से मारपीट की। और चलिए बढ़ते आगे, ग्वालियर से खबर, जहां पर देश की सेवा में सिक्किम बॉर्डर पर तैनात सेना में नायब सूबेदार जनसुनवाई में पहुंचे और अपना दर्द बयां किया। नायब सूबेदार विजय सिंह ने 2 साल पहले मुरार इलाके में बेहटा गांव में किसान से प्लॉट खरीदा। वो मकान बनाने के लिए पहुंचे तो प्लॉट पर एक बिल्डर ने कब्जा कर लिया था। बिल्डर ने कब्जा छोड़ने से इनकार करते हुए लाखों रुपए की मांग की। जनसुनवाई में सैनिक की शिकायत के बाद प्रशासनिक अपर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सेना के जो जवान आए थे उनका ये पॉइंट था कि उन्होंने जो प्लॉट खरीदा है उस पर कोई भूमाफिया कब्जा कर रहा है। इस संबंध में एसडीएम मुरार को निर्देशित किया गया है। तहसीलदार ने उनको समझ भी लिया है और कल साइट इंस्पेक्शन कराएंगे उनका। और एसडीएम मुरार ने पहले भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना के जवानों के कब्जे बहुत त्वरित तौर पर हटाते हैं। वो उनको निर्देशित किया गया है, कल चेक करके उस पर कार्रवाई करेंगे। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चल रहा घमासान अब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और विधायक जीतू पटवारी पर केंद्रित हो गया है। दोनों नेताओं ने इंदौर को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और अपने करीबी नेताओं को शहर अध्यक्ष बनाने के लिए ताकत दिखा रहे हैं। इसके लिए दिल्ली में लॉबिंग करने के साथ महासचिव केसी वेणुगोपाल से सतत संपर्क साधा जा रहा है। जहां विधायक जीतू पटवारी राहुल गांधी के जरिए ताकत दिखाने में जुटे हैं, तो वहीं कमलनाथ गोलू अग्निहोत्री को अध्यक्ष बनवाने के लिए दिल्ली में अपनी ताकत दिखा रहे हैं।
वे सोनिया गांधी के संपर्क में हैं। कांग्रेस में चल रही खींचतान को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और जीतू पटवारी हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस में लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए वे अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इंदौर को लेकर सभी नेता मिलकर फैसला लेंगे। कांग्रेस नेताओं में चल रहे घमासान को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। एमपी में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का दौर लगातार जारी है। जबलपुर में शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर के टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों को संविदा से नियमित कर दिया गया, लेकिन कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले भी हम मांग कर चुके हैं। 27 वर्षों से हम संविदा पर काम करते आ रहे हैं। हमारी सरकारों ने शिक्षकों को और अन्य लोगों को तो नियमित कर दिया, लेकिन हमारे जो हम कर्मचारी हैं सर्व शिक्षा अभियान के, इनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। बैतूल में 1 साल पहले हुए 2 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में खुलासा हो गया है। पुलिस को टीपू नाम का बच्चा नागपुर के आश्रम में मिला, लेकिन इसके साथ दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। टीपू का अपहरण भीख मांगने वाले दंपति ने किया था, जो मासूम बच्चे को साथ लेकर भीख मांगा करते। पिछले 1 साल से पुलिस टीपू को तलाश रही थी। कुछ दिन पहले पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली थी कि आरोपी नागपुर की ताजुद्दीन बाबा की दरगाह में दिखाई दिए हैं। बैतूल से तत्काल पुलिस की टीम नागपुर रवाना हुई और दरगाह में घेराबंदी करके आरोपियों को हिरासत में लिया गया। बाद में इनसे पूछताछ में यह बात भी पता चली कि बच्चा इनको जब ज्यादा परेशान करने लगा तो 6 महीने बाद इसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर ये लोग भाग निकले थे। सतना जिले की मैहर जनपद स्थित धतूरा सरकारी स्कूल के 2 वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि छात्रों के साथ शिक्षिका भी पतली कमरिया गाने पर डांस कर रही हैं। हालांकि वायरल वीडियो पर अब तक स्कूल प्रबंधन का कोई जवाब सामने नहीं आया है। सागर में बोरवेल से पानी की जगह आग की लपटें निकल रही हैं। यह घटना बंडा के मुड़िया गांव के बोरवेल में सामने आई, जहां बोरवेल से आग निकलने के बाद कौतूहल मचा हुआ है। माचिस तीली ग्रामीणों ने लगाई तो तुरंत बोरवेल में आग पकड़ गई। इसके बाद हड़कंप मचा। सागर में अनोखा नजारा नजर आया। बोरवेल से पानी की जगह आग निकलती दिखी। बढ़ते आगे, अनुपम खेर की अभिनय से सजी फिल्म शिव शास्त्री बाल बोआ का ट्रेलर आज मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स में लॉन्च कर दिया गया। इस मौके पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही, जिसमें अभिनेता अनुपम खेर, अभिनेत्री नीना गुप्ता, नरगिस फखरी, तरुण राठी, आशुतोष वाजपेयी, शारिफ हाशमी और फिल्म के डायरेक्टर अजियान वेणुगोपाल शामिल हैं। अभिनेता अनुपम खेर और अभिनेत्री नीना गुप्ता अपनी फिल्म शिव शास्त्री बाल बोआ का प्रमोट करने के लिए सड़क पर उतरे और बाइक पर घूमकर फिल्म को प्रमोट भी किया। दरअसल फिल्म में भी इनके किरदार बाइक से घूमते नजर आएंगे, लिहाजा फिल्म को प्रमोट करने के लिए अनुपम खेर और नीना गुप्ता बाइकर्स के साथ बाइक से सफर कर मुंबई के मल्टीप्लेक्स पहुंचे और वहां फिल्म के बारे में मीडिया से बात की। मुंबई इस शहर में आज से 3 जून 1981 को आया था। तो ये मुंबई शहर बड़ा दयानतदार है, बहुत दया वाला, ये हर एक को एक ना कोई मौका देता है। पर फिलहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी ये फिल्म बहुत जल्द 10 फरवरी को रिलीज हो रही है, जरूर देखिए। अच्छे रोल आ रहे हैं। मेरी एज के सिर्फ मम्मी नहीं हूँ, बहुत रोल है। और एक फिल्म ऐसी है जिसमें मेरा जो कैरेक्टर है, फिल्म का नाम भी वही है। जैसे अनुपम ने कहा कि पहले छोटे छोटे फेसेस आते थे और अब अनुपम का बड़ा मेन फेस है, तो ऐसे ही जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का नाम मेरा कैरेक्टर है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। So my role in Shiv Shastri Balboa is the role of Sia, and I am a half Indian, half American girl living in Pennsylvania that ends up meeting Anupam sir and Nina while they're on their adventure. So I play this fun-loving, bubbly girl who helps them through different situations. आप हमारे फिल्म फैमिली के साथ थिएटर में देखो, प्लीज। बहुत अच्छी फिल्म,
बहुत मस्त film. Yeah, it's a great film. So please go to the theater, watch it with your whole family. You will love it. आगामी दिनों में केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है और ऐसे में हर नागरिक अपने हिसाब से खुद की रात को लेकर बजट से आशाएं लगाए हुए हैं। देश में अपने गुड़ की मिठास के लिए, जायके के लिए मशहूर नरसिंहपुर जिले के गुड़ की गुणवत्ता को बरकरार रखने यहाँ के किसान और व्यापारी केंद्र सरकार से बड़ी आस लगाए हुए हैं। क्यों तो यहाँ गुड़ को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, बावजूद कुछ खास फायदे गुड़ के जायके को नसीब नहीं हुए। ऐसे में किसानों और व्यापारियों के आगामी बजट को लेकर नब्ज टटोली हमारे नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन ने। आइए चलते हैं उस बाजार में जहां से यह विख्यात मिठास भरा जायका सारे देश में जाता है। हिंदुस्तान में अपने जायके के लिए मशहूर यह है करेली मंडी। यहाँ का जो गुड़ है जायके के साथ अपने गुण के लिए भी जाना जाता है। हम इस समय करेली मंडी में हैं। कुछ दिनों में केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और उस बजट से यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी क्या अपेक्षा रखते हैं, उन्हें क्या इम्प्लीमेंट वे चाहते हैं, क्या योजना होना चाहिए। ये देखिए आप, आज गुड़ मंडी है और यहाँ जो बाजार में आज दाम है 26 रुपए से 30 रुपए किलो तक इन्हें बाजार में दाम लगे इस गुड़ के। तो कितना गुणकारी ये गुड़ है, इस बात की खासियत आप जान सकते हैं कि गुड़ हमेशा आयुर्वेद के लिए भी जाना जाता है और शक्कर की अपेक्षा गुड़ की जो क्वालिटी है या गुणवत्ता है वह बहुत ज़्यादा मानी जाती है। बावजूद शक्कर से कम दाम आज इस मंडी में है। यहाँ हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, कुछ किसान हैं जो बताएंगे कि आने वाले केंद्र सरकार के बजट से उनकी क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें हैं और कैसे गुड़ की मिठास को उसकी गुड़ के साथ कायम रखा जा सकता है। हमारे साथ व्यापारी हैं, क्या समस्याएं हैं आपको और क्या उम्मीद है सरकार से? हमारी समस्याएं ये हैं, हम यहाँ किसानों का माल परचेस करते हैं और देश की विभिन्न मंडियों में यहाँ से माल परचेस करके भेजते हैं, परंतु देश में कई जगह से ऐसे माल आ जाते हैं जो हमारा यहाँ का भाव हमको नहीं मिल पाता है। हम आज यहाँ किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदना चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले, पर बिहार में या अन्य जगह प्रदेश की यूपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश की कई मंडियों में दूसरी मंडी के माल कम रेट में मिलते हैं। हम यहाँ से माल भेजते हैं। क्वालिटी का फर्क? क्वालिटी हमारी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, यहाँ हमारी एक नंबर क्वालिटी आती है, क्योंकि ये यहाँ की मंडी में आप किसान यहाँ देख रहे हैं, ये किसान आपको बताएं कि भारतवर्ष की ये पहली मंडी है जहाँ किसानों को उचित मूल्य और उचित दाम देने के लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं और करते भी। तो नरसिंहपुर के कलमेटाहार की जो जमीन है, काली मिट्टी है, कही जाती है कि देश की सबसे उपजाऊ, देश की नहीं एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन है और यही वजह है कि यहाँ के जो मिट्टी के जो तत्व हैं, पोषक तत्व, इस गुड़ में मिठास घोलते हैं, उसके साथ पोषकता प्रदान करते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा करेली के गुड़ को ज्यादा वजन मिले, ज्यादा मूल्य मिले। क्या कहेंगे? ये करेली मंडी जो है पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। आज यहाँ का जो बाजार भरा हुआ है, देख रहे हैं आप कितनी आवक है यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिलने के कारण यहाँ किसान कितने खुद समझ में आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे गुड़ की क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छी आती है, लेकिन कुछ असुविधाओं की वजह से किसान यहाँ परेशान रहता है। गवर्नमेंट से हम यही चाहेंगे कि कुछ सुविधाएं प्रदान करे और एक टैक्स जो चल रहा है उसको चलने दें। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत सरकार पर आम बजट पेश करेंगी। इसको लेकर खरगोन के कपास उत्पादक किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में मोदी सरकार किसानों समेत बुनियादी ढांचे पर फोकस करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले साल से इस साल 15% बजट ज्यादा है। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने खरगोन की कपास मंडी में मौजूद किसानों से खास बातचीत की। किसानों का मानना है कि कपास का MSP कम से कम 10,000 से ऊपर ही होना चाहिए, तभी इसका फायदा मिलेगा। अभी किसान को लागत मूल्य निकालने में पसीना आ जाता है। ऐसी उम्मीद है कि जिस प्रकार से सरकार का कहना है कि भाई लाभकारी मूल्य किसान को मिले, तो किसानों को उम्मीद है कि ऐसी कोई नीति या ऐसा कुछ लाया जाएगा जिससे कि उनका जो कपास है उसके भाव अच्छे मिल सके। हमारे साथ किसान मौजूद है। क्या चाहते हैं आप, जैसे सरकार बजट लेके आ रही, क्या कहना चाहिए? मैं मोदी सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बोला था किसानों को खेती लाभ का धंधा बनाएंगे, तो किस हिसाब से बना रहे हैं? जिस हिसाब से मजदूरी बढ़ रही है, दवाई दारू के रेट बढ़ रहे हैं, खाद के रेट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से किसान का कपास MSP रेट में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये होना चाहिए, जो किसानों को अभी 7 से 8 हज़ार के नीचे ही मिल रहा है। व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं कि ये जो कपास उत्पादन सेल है विशेष रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात भी माना जाता है, मोदी जी गुजरात से ही आते हैं, आप क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? गत वर्ष की स्थिति अलग थी कि रुई में बाजार बहुत करीबन 1,05,10,000 के रुई के भाव थे प्रति खंडी। इस वर्ष का 60,000 61,000 प्रति खंडी के भाव हैं।
इसलिए जिनर को भी 75-76 से 78 से ऊपर के भाव खुले नहीं होते हैं, क्योंकि गठान रुई के भाव अधिक रहेंगे तो हम किसान को ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। रुई के भाव नहीं है मार्केट में, बाजार क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उत्पादन बढ़ाने, क्या होना चाहिए प्रयास? उत्पादन बढ़ाने के प्रयास के लिए तो अच्छा खाद बीज देना चाहिए किसान को, इससे उत्पादन ज़्यादा होगा, किसान को लाभ मिलेगा इससे। तो कुल मिला के जो बात सामने आ रही है कि सफेद सोने का जो गढ़ माना जाता है निमाड़ांचल, यहाँ किसानों की मांग है कि मोदी सरकार को समर्थन मूल्य जो एमएसपी है इसमें बढ़ोतरी करना चाहिए, कम से कम 10,000 से अधिक दिया जाना चाहिए। वहीं उत्पादन बढ़े उसको लेकर जो बीज है, बीज अच्छी क्वालिटी के मिलना चाहिए, साथ ही खाद जो है समय पे मिलना चाहिए। तो आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। केंद्र सरकार का आम बजट कल आ जाएगा और ऐसे में आर्थिक विकास की धुरी उद्योगपतियों को इस आम बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए एक आसान लाइन ऑफ क्रेडिट की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बजट 2023 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार हो सकता है। आम बजट को लेकर इंदौर के उद्योगपतियों से बात की हमारे संवाददाता ने। क्या कह रहे हैं वो, उनका क्या मानना है और उनकी क्या मांगे और उम्मीदें हैं, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोरोना काल के बाद पेश हो रहे आम बजट को लेकर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर के उद्योगपति क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या आप सोच रहे हैं उद्योगों को लेकर, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, केंद्र सरकार के हाथ में बजट के अंदर एलोकेशन ऑफ मनी और इनकम टैक्स है, जो उनका दो स्रोत है कमाने के। एक स्रोत है जीएसटी, दूसरा है इनकम टैक्स। तो जीएसटी तो काउंसिल बन गई है, उसके रिकमेंडेशन पे कम ज़्यादा होता है। खाली इनकम टैक्स जो है, तो इनकम टैक्स का दायरा बढ़ना चाहिए। इनकम टैक्स के अंदर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स हमको भरने पड़ते हैं उनसे दूर होना चाहिए। आम नागरिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना फ्रेंड माने, अपना दोस्त माने और अपने आगे बढ़ के इनकम टैक्स भरने के लिए आगे आए। आज दुख की बात यह है कि देश में 75 साल आज़ादी के बाद भी 4.5% व्यक्ति इनकम टैक्स भरते हैं, जबकि मेरे हिसाब से कम 40 से 45% इस परिधि में आना चाहिए। अगर सरकार की परिधि में इतने लोग आते हैं तो सरकार इस देश का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरह से कर सकेगी और उन लोगों को भी अच्छा महसूस होगा। जहाँ ब्रिज बनेंगे, रोड्स बनेंगे, IIT बनेगी, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे नए, तो ये डेवलपमेंट भी देश के अंदर दिखेगा। लेकिन इनकम टैक्स उतना ही होना चाहिए जितना कि किसी भौरे को एक फूल से शहद, नेक्टर जिसको बोलते हैं, वो चूसना चाहिए। ये चाणक्य की नीति कहती है, इट शुड बी बैलेंस्ड फॉर बोथ द पर्सन, गिव एंड टेक, दोनों के लिए। तो देखिए, आम बजट में उद्योगों के लिए कुछ अलग प्रावधान की भी जरूरत महसूस की जा रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, किसी भी देश की उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है उद्योग। यदि उद्योग को सारी सुविधाएं मिलती हैं, नियमित मिलती हैं और समय से मिलती हैं, तो विकास होगा। और विकास होगा तो पैसा आएगा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी सभी मिलेगा। सरकार को चाहिए कि बहुत ही सरल तरीके से नीतियां बनाएं और तुरंत लागू करें उनको, और उसके बाद उन पर यह भी निगाह रखें कि लागू हो रही कि नहीं तो नियम तो बन जाते हैं और बस्तर में बंद होकर पड़े रहते हैं। वो सिंगल विंडो चल रही है पिछले 20 साल से और विंडो नहीं मिल रही सिंगल। चाहिए कि समय आ गया है कि उद्योगों को आगे बढ़ के सरकार मदद करे, और मदद भी क्या करे भाई, जो सुविधाएं चाहिए ज़मीन दे दे, इंफ्रा डेवलप करवा दे और काम चालू करे। उद्योगपति के साथ काम नहीं करना है उनको, काम तो उद्योगपति कर ही लेता है। केवल हमारी सुविधाएं, हमारी आवश्यकता पूरी करते रहे, बाकी कोई ज़रूरत नहीं हम लोगों को किसी चीज़ की। तो मजबूत नीतियां बनाने की ज़रूरत है उद्योगों के लिए, खासतौर से बहुत सख्त जरूरत है। आज जैसे हम अगर इनकम टैक्स की भी बात करें तो सरकार को 80C के अंदर जो 1.5 लाख रुपए की छूट है वो बढ़ाकर कम से कम 2 लाख करना चाहिए, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 है उसको बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए सरकार को करना चाहिए। उसके अलावा जो फेसलेस और असेसमेंट की जो व्यवस्था है उसको कंटिन्यू करते हुए उसको थोड़ा सा इजी वे में करना चाहिए कि एक उद्योगपति भी अगर चाहे तो स्वयं ही इन सब चीज़ों को वो कर सके बगैर किसी कंसल्टेंट के, क्योंकि कंसल्टेंट एक तरह से मीडिएटर होता है जो कई सारे खर्चे और उद्योगपति के ऊपर लाद देता है। अच्छा, MSME को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, खासतौर से आर्थिक गति बढ़ाने के लिए। MSME होगा तो सारे बेरोजगारी की समस्याएं, देश की इनकम के सोर्सेज डेवलप होने में बहुत ज़रूरी है, और जो यही एक SMSE ही अपने को सहायता करेगा। बाकी रहा सवाल इनकम टैक्स का दायरा
इनकम टैक्स के लिए जो दायरा है, जिसकी इनकम के सोर्सेस शो कम कर रखा है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, उसको इजी वे में समझ के गवर्नमेंट उसको इनकम टैक्स का दायरे में लाए। बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, क्या बेरोजगारी है औद्योगिक क्षेत्र में? अगर मैं कहूँ बेरोजगारी, तो बेरोजगारी है ही नहीं। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी इंडस्ट्री इलाके में जाओगे तो हर जगह बोर्ड लगा हुआ है कि आदमी की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि जो फ्री में बांट रहे हैं उसको बंद करे, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोग आए और लोग काम करेंगे और उससे इंडस्ट्रीज़ का जो है भला होगा। आज अगर हम देखा जाए तो एमएसएमई के अंदर 75% जो है उद्योगों के अंदर जो है काम लोग करते हैं। उसके अंदर किसी भी टाइप का आदमी हो, कम पढ़ा लिखा आदमी हो, झाड़ू लगाने वाला, पानी पिलाने वाला आदमी हो, उसको छोटी इंडस्ट्रीज वाले जो एमएसएमई लगा लेती है। क्या वास्तव में उद्योगपतियों को ट्रेंड भरकर नहीं मिल पा रहे हैं? सरकार की स्कीमें, जो सरकार फ्री में अनाज बांट रही है, फ्री में बिजली दे रही है, महंगाई भत्ता जो भी दे रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खातों में जब पैसा आदमी को आ जाता है तो आदमी क्यों काम करना चाहेगा? जब आदमी काम ही नहीं करना चाहता तो वो फिर आपको मजदूर कहाँ से मिलेंगे? आज सरकार स्किल डेवलपमेंट के इतने कार्यक्रम चलाती है, पर सिर्फ वो कागज़ों पे ही हैं, आंकड़ों पे ही हैं, रातल पे कुछ भी नहीं है। आज चाहे फैब्रिकेशन हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, गारमेंट इंडस्ट्री हो, कारीगर, कुशल कारीगर का इतना बैकलॉग है कि जिसका कोई आदमी जवाब ही नहीं दे सकता। तो सरकार को फ्री बंद करना चाहिए। अगर फ्री देना है तो सरकार को कम रेट पे उद्योगों को बिजली देना चाहिए, टैक्सेशन में रिलैक्सेशन देना चाहिए, सब्सिडी फैक्टर बढ़ाना चाहिए कि उद्योग आए तो आदमी स्वयं का भी रोजगार करना चाहे तो उसको शुरुआत में ये सब सुविधा मिले तो उसका व्यापार खड़ा हो, वो कॉम्पीट कर सके दूसरे राज्यों से, देश दुनिया से। पर आप सिर्फ उसे घर में फ्री दे के क्या हासिल कर पाते? कुछ नहीं, वो डे बाय डे निकम्मा ही बन रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट को? सर, बजट से उम्मीद है कि जैसे आप उद्योग की बात करें तो उद्योग में हमको क्या चाहिए? उद्योग में हम ये चाहते हैं कि जो भी सब्सिडी है या जो भी छूट है नए उद्योगों को दे रहे हैं, उसके बजाय पुराने उद्योगों को वो चीज़ देनी चाहिए। जैसे स्क्रैप जितने भी है इंडिया में, स्क्रैप का बहुत रीप्रोसेस होता है, तो उनको टैक्स में छूट होनी चाहिए। उनका 18% टैक्स अभी लग रहा है, तो वो 5-6% ही होना चाहिए। दूसरा, जो बिजली है वो सस्ती होनी चाहिए और जो बैंक का ब्याज है वो हाउसिंग लोन के बराबर होना चाहिए। ये उल्टा हो रहा है कि घर बनाने के लिए पैसा सस्ता मिल रहा है, कमर्शियल लोन और इंडस्ट्रियल लोन बहुत महंगे। अगर इंडस्ट्री डेवलप होगी तो घर सबके अपने। रॉ मटेरियल पे भी टैक्स कम होना चाहिए। रॉ मटेरियल पे टैक्स 18% नहीं, रॉ मटेरियल नहीं, सिर्फ स्क्रैप की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्क्रैप प्रोसेस होता है तो उससे जीएसटी बढ़ेगा। जीएसटी शासन को 2 लाख करोड़ ले जाना है तो ये स्क्रैप पे टैक्स कम करना पड़ेगा। तो देखिए, उद्योगपतियों की यही मांग है, यही उम्मीद है कि बजट में जो ठोस नीतियां हैं, मजबूत नीतियां हैं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उन पर फोकस किया जाए, उनका पालन भी सरकार उसी अनुरूप कराए। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। रायपुर में मिलेट मिशन को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस ने बीजेपी को कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की पार्टी